पर्सन के आइडियाज हमें समझने हैं। टॉक्ड अबाउट पूर्ण स्वराज। इनका कहना क्या है? इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? औरोबिंदो इज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कुछ नहीं, पूरा का पूरा इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगा अगेंस्ट दिस ब्रिटिश राज। कोई ब्रिटिश राज होगा ही नहीं। क्लियर? अब इस पर्सन के आइडियाज हमें समझने हैं कि ये क्या थॉट आगे रखता है, क्योंकि इसी पर्सन से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है महात्मा गांधी भी। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पर्सन से इंस्पायर्ड है, बहुत सारे और भी लोग हैं, बट इनके ये जो आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज है, ये रोल गांधी जी में भी दिखा हमें, और गांधी जी ने भी बाद में उसी पूर्ण स्वराज की बात की। ठीक है, अब इनका कहना क्या है? पहले तो इनका कहना है इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस बात को लेकर। जो मॉडरेट्स थे वो इंडिया को नेशन नहीं मानते थे, या फिर ब्रिटिशर्स कहें तो ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल नहीं मानते कि ये कोई नेशन है। देखो यहाँ कोई अलग ही लैंग्वेज बोलता है, कोई और ही बोलता है, इनमें कुछ चीज कॉमन ही नहीं है। कैसे ये एक नेशन हो सकता है? ब्रिटिशर्स मानते थे और जो मॉडरेट्स है वो भी मानते थे, लेकिन वो कहते थे इंडिया इज नेशन इन मेकिंग, नेशन बन रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने बोला सर इंडिया नेशन है, ऐसा कैसे बोल रहे हो? औरोबिंदो ने बोला इंडिया वॉज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। ऐसा नहीं कि हम अभी अभी नेशन की बात कर रहे हैं, हम अगर पूरी हिस्ट्री देखते हैं, बहुत पीछे जाते हैं, तो हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और इसलिए इंडिया का जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, हमें इंडिपेंडेंस मिलना जरूरी है, ये क्या सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में है या पूरे वर्ल्ड के? इस बात को इन्होंने क्वेश्चन किया। क्या लगता है, किसी देश को इंडिपेंडेंस मिलना ये वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या उस देश के लिए इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है कि यूरोप के हर कंट्री अलग अलग रहे या पूरा यूरोप मिलके यूरोपियन यूनियन बने? क्या फर्क पड़ता है दुनिया को? हाँ, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे यूरोपियन यूनियन बनने से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी नहीं होगी। यस, कॉलोनाइजेशन इज अ प्रॉब्लम। और अच्छे से कहे तो इनका क्या कहना है कि दुनिया में जो भी कंट्री है उनके अपनी एक पर्सनालिटी भी होती है। अब ये जो स्वामी विवेकानंद के थॉट्स थे, या फिर जो हमने द्वैत अद्वैत वगैरह पढ़ा, इन सब चीजों से ये भी रिलेट करते हैं। इनका कहना है जैसे हम ह्यूमंस में अपनी एक कॉन्शियसनेस है, और यही कॉन्शियसनेस मिल जाती है अल्टीमेट रियलिटी के साथ, जो यूनिटी ऑफ ऑल दीज कॉन्शियसनेस है। मतलब आप सब में वो कॉन्शियसनेस है और वो सब जाके मिलेगी अल्टीमेट रियलिटी में। इनका कहना है जैसे ह्यूमंस में ये चीज है, वैसे ही पूरे नेशन, पूरा जो नेशन है वो भी अपने आप में एक कॉन्शियसनेस या फिर स्पिरिट शो करता है। यानी हर नेशन की अपनी एक पर्सनालिटी है, अपने अंदर कोई एक यूनिक बात है जो बाकियों के पास नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से देखते हुए कहा, अगर हम वेस्ट और ईस्ट को कंपेयर करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखता है थोड़ा सा मटीरियलिज्म है, या फिर और अच्छे से कहें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी करनी है, उसमें उनका एक्सेलेंस है, बहुत अच्छे हैं वो लोग उस मामले में। ईस्टर्न वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिज्म, कि भाई परस्यूट ऑफ लाइफ, अपने आप को कॉन्शियसनेस को कैसे ग्रो करना है, लोअर लेवल कॉन्शियसनेस से हायर लेवल कॉन्शियसनेस। ये बहुत छोटा छोटा सोचते हैं हम लोग, जब हायर लेवल कॉन्शियसनेस बननी है, इसको स्पिरिचुअलिज्म हम कहेंगे। उसमें ये कह रहे हैं ईस्टर्न वर्ल्ड अच्छा है, उसमें भी इंडिया स्पेसिफिकली। तो इनका कहना है कि जब हम पूरे एंटायर वर्ल्ड को देखते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को देखते हैं, तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? उस डिवाइन अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना। इसके लिए हर एलिमेंट का आना जरूरी है। उसमें से एक एलिमेंट इंडिया भी है, इंडिया एज अ नेशन, और इंडिया एज अ नेशन हैज दिस एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर दुनिया को स्पिरिचुअलिज्म सिखाना है, समझना है, या फिर दुनिया में हर किसी का कॉन्शियसनेस ऊपर करना है, तो इंडिया को फ्रीडम मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो फ्रीडम नहीं मिलती, इंडिया इटसेल्फ इज अ स्लेव ऑफ ब्रिटिश राज, इन दैट केस ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कभी वर्ल्ड तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इनका कहना है कि भाई इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है। इसलिए ही स्टार्टेड गिविंग अ कॉल फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सपोर्ट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। समझ में आई बात? अब इनके थॉट्स कैसे थे? हमने कहा एक्सट्रीमिस्ट है, तो मॉडरेट्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं यूज करेंगे,
ये बोलेंगे जरूरत आने पे लड़ जाओ, मारो पीटो, तलवार निकालो या बंदूक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सोचना क्या था, इन्होंने देखा कि भाई जितनी ब्रिटिश हुकूमत के पास रिसोर्सेस हैं, आर्मी है, जो भी चीजें हैं, उसके कंपैरिजन में हम इंडियंस के पास कुछ खास फोर्स है नहीं। तो इफ वी गो फॉर डायरेक्ट एक्शन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री अटैक अगेंस्ट ब्रिटिश राज, ही सेज इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, ही इज नॉट लाइक गांधी जी की जो बोल रहे नहीं वायलेंस करना ही नहीं है। इज लाइक वायलेंस होता है होने दो, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीका नहीं होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा वेपन्स है, खामखा मारे जाओगे। इसलिए ही सजेस्ट पैसिव रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्म्ड रेजिस्टेंस का मतलब है आर्म्स लेके आ रहे हैं हम लोग, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब बिना आर्म्स के, नॉन वायलेंस। क्यों? आपने अगर वायलेंस यूज किया तो वो लोग तो रेडी एकदम। अभी भी देखो पुलिस वाले, जब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो लोग जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस वाला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी वायलेंस किया, अब पुलिस वाले को खुली छूट है ना, वो लाठी चार्ज भी करेगा, जरूरत आने पे कितना भी मारेगा, कुछ भी करेगा। अदरवाइज एक मॉरल प्रेशर बनता है कि आप निहत्थे लोगों पे हथियार कैसे लगा सकते हो, कैसे मार सकते हो, क्योंकि मीडिया भी तो होगा, दिखाएगा सबको, पब्लिक को दिखाएगा, पब्लिक ओपिनियन विल अफेक्ट पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने सजेस्ट किया विल गो फॉर पैसिव रेजिस्टेंस। और इनका कहना है कि भाई एक काम करते हैं, ब्रिटिश रूल का जो रूट है, रूट कॉज है, जिसके बेस पर ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर राज कर रहा है, टिका हुआ है, उस पर हम अटैक करते हैं। एंड दैट रूट वाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, पैसा मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए यहां पे है। जिस दिन इनको इंडिया से फायदा होना बंद हो जाएगा इकोनॉमिक टर्म्स में, ये लोग यहां रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड गिविंग कॉल फॉर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स। स्वदेशी मतलब कह रहे हैं कि भाई इंडियन गुड्स खरीदो, फॉरेन मेड गुड्स खरीदो ही मत, है ना। आजकल हम बोलते हैं चाइना वाला मत खरीदो, कोई मान नहीं रहा है। दूसरा, बॉयकॉट करो, तो क्या जो भी फॉरेन मेड गुड्स है उनको टच ही नहीं करना है। बॉयकॉट, आके जला देते थे ये लोग, मस्त सब लोग मिल के, कोई फॉरेन वाले कपड़े हैं जला रहे हैं, तो गिव अ मैसेज। क्योंकि अल्टीमेटली प्लान ये है कि ब्रिटिश राज का कोर इंटरेस्ट खत्म करना, और यहां आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने जो नेशन की आइडिया दी, उसमें इनका कहना है कि हमने जैसे गांधी जी को कल देखा था, गांधी जी और टैगोर की आइडियाज। टैगोर वॉज नॉट सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट वॉज सेड और सपोर्टेड बाय गांधी। क्यों? क्यों कल बताया वैसे हमने, कंजर्वेटिव, ठीक है, नेशनलिज्म, नेशन की आइडिया की मैं बात कर रहा हूं। वेरी गुड, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। हमने कहा नेशन का मतलब क्या है, नेशन का क्या मतलब निकालते हो आप लोग? नॉट ज्योग्राफी, हम कंट्री को ज्योग्राफी टर्म्स में कहते हैं, नेशन कल्चरल टर्म है। नेशन का मतलब होगा कुछ एरिया के कुछ लोग हो सकते हैं, एरिया बड़ा भी हो सकता है, शायद कहीं और भी रहते हो। इंडियंस जो लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली होगी, फिर भी आइडिया ऑफ नेशन में वो भी यहां पे आते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। नेशन इज अ फीलिंग ऑफ वी, व्हेन यू हैव अ फीलिंग ऑफ वी, हम लोग एक हैं, वो नेशन की फीलिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हमने एक आइडिया ऐसी दी है जो एक पर्टिकुलर रीजन की और पर्टिकुलर कम्युनिटी की कुछ लोगों की बात करता है, isn't it a parochial idea? Isn't it a parochial idea who thinks about the interest of only few people and which might be in contradiction to the interest of others or the entire humanity? क्या ऐसा हो सकता है national interest goes against entire humanity? Is it possible? Yes, हो सकता है। जब आप सिर्फ कुछ लोगों के बारे में ही सोचोगे तो अपने इंटरेस्ट में दूसरों का अच्छा करोगे, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है अमेरिका नेशनल इंटरेस्ट में पूरा जापान उड़ा दे, पूरा नॉर्थ कोरिया, पूरा चाइना भी उड़ा दे, हो तो सकता है ना भाई। तो आप अपने सिविलियन को बचाने के लिए आपकी मिलिट्री ने दूसरों के सिविलियन को उड़ा दिया, नेशनल इंटरेस्ट। इसलिए नेशन वाली जो आइडिया है, इवन बहुत सारे स्कॉलर्स यहां तक कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज नेशन स्टेट्स वी सी कंटिन्यूअस स्ट्रगल और कंटिन्यूअस वॉर्स। जो दुनिया में वॉर्स होते हैं, हर नेशन अपने आप को थोड़ा सा प्रॉस्परस करना चाहता है। यस, वी आर ऑब्जर्विंग द ट्रेड वॉर अमंग USA एंड चाइना,
क्या है ट्रेड वॉर? ट्रेड को लेकर झगड़ा ही है, एक टाइप का वॉर है, शायद डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट पे देख रहा है ना, ओवरऑल इंटरेस्ट कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए नेशन की इस आइडिया को बहुत हद तक वेदर इट इज टैगोर और इवन औरोबिंदो इस नजर से देखने लग जाते हैं कि भाई ये तो छोटा आइडिया है। तो औरोबिंदो की थॉट अलग है, टैगोर देख के लग रहा था कि नेशन बहुत छोटी सोच है आपकी, नेशन मतलब हमने तो बड़ा सोचना चाहिए ना, ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए। बट औरोबिंदो अलग ही थॉट लेके आते हैं। औरोबिंदो का कहना है कि नेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर बहुत नैरो माइंडेड बन रहे हैं। इनका कहना है कि भाई नेशन का मतलब कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी हो सकता है। व्हेन आई से कॉस्मोपॉलिटन, सुना ये वर्ड तो सुना होगा भाई, क्या होता है कॉस्मोपॉलिटन? हर जगह प्रेजेंट। ओके, वी रीड दिस वर्ड इन विद रिस्पेक्ट टू सिटीज मोस्ट प्रोबेबली। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली नहीं आती। हाँ, सब कुछ अवेलेबल ये यहाँ पे भी है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली नहीं है। बताओ। हाँ हाँ। हम्म, जब आ तो कॉस्मोपॉलिटन जब हम कह रहे हैं, पहले नॉर्मली सिटी के टर्म्स में देखते हैं। आप किसी गांव में रहते हो, किसी रीजन में रहते हो, सब लोग सेम हो, सेम टाइप के हो, दैट्स व्हाई यू हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग belonging to that particular region or that particular community. As soon as you come out of that, you will get the feeling that I do not belong to this region. या फिर कोई बाहर का आदमी उस एरिया में गया तो उसको लेकर ये फीलिंग होगी दैट ही और शी डज नॉट बिलोंग टू माई रीजन। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी अलग होगी, ये होगा, ऑब्वियस बात है। बट एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी वो कहलाएगी जहां प्योर डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी की वहां पर रिस्पेक्ट होगी और वही डाइवर्सिटी में ही अपने आप में एक यूनिटी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई। मुंबई में कर्नाटका से भी लोग हैं, तमिलनाडु से भी लोग हैं, राजस्थान से भी है, नॉर्थ ईस्ट में से किसी भी स्टेट से देखोगे, हर स्टेट से कोई ना कोई दिखेगा ही वहां पे। ठीक है, बट अब जब आइडिया ऑफ मुंबई कर निकल के आएगा, अब सब मान के चल रहे हैं, बहुत साल से रह रहे हैं, अभी अभी गया हुआ इमिग्रेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दे आर लिविंग सिंस जनरेशंस। अब ऐसी किसी सिटी में जब आप देख रहे हो कि कोई एक फिक्स लैंग्वेज नहीं, सबकी लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज डेवलप होगी वहां पे। तो मुंबई में कौन सी लैंग्वेज चलती है मराठी ऑफिशियली, आई एक्सेप्ट, बट यूजुअली द पीपल स्पीक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग ऑलमोस्ट, है ना, हिंदी, मराठी, गुजराती, सब मिक्स हो गया उसमें, समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, और वहां का लोकल भी अलग से, सब मिक्स है। तो एक कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऐसा होगा कि आपको डाइवर्सिटी की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट होगी और पूरी तरीके से सिस्टम डाइवर्स आइडेंटिटी को मानेगी। तो जिसको आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हो, दैट इज कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो जब हम सिर्फ नेशन के आइडिया देखते हैं, नेशन अपने आप में आपको लगता है इट इज नॉट कॉस्मोपॉलिटन आइडिया, इट इज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर आइडेंटिटी। एज सुन एज एन इंडिविजुअल गोज आउट ऑफ दैट नेशन, उसकी आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरों से मैच नहीं कर रहा, या फिर फॉरेनर यहां आया वो इससे मैच नहीं कर पा रहा है। बट ये कह रहे हैं सर ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आइडिया ऑफ नेशन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया इज ऑफ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। इंडिया की आइडिया क्या है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट मीन्स द वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी ऑल टुगेदर। इसका मतलब है कि देर इज नो नैरो आइडेंटिटी एज सच, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी की ही बात हो रही है। समझ में आया? तो फॉरेनर आया तो भी वो भी आप ही के में से एक है, आप 10 लैंग्वेज बोल रहे हो, ये 11वीं नहीं आ गई, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो आज के टाइम पे जैसे हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश इज इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन, बट राइट नाउ इंग्लिश इज पार्ट ऑफ योर ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छे से देखोगे तो नाउ अडेज इंडियन इंग्लिश इन इटसेल्फ इज एन इंडियन लैंग्वेज। यस भाई, इतने इंग्लिश बोलने वाले तो ब्रिटेन में नहीं है ना, जहां से इंग्लिश निकली। सही बात है। तो ये नेशनलिज्म या फिर नेशन की आइडिया को नैरो टर्म्स में नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़े टर्म्स में देखते हैं, कॉस्मोपॉलिटन टर्म्स में।
And please imagine if every nation has such idea, you will not see any conflict among nations, rather only cooperation. ये आइडिया औरोबिंदो की, ठीक? किसी को डाउट यहां तक? नो? ठीक है. Now one more thing which we already discussed, he talks about spiritual evolution. अब देखो हर कोई अलग अलग बात करता है और कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, ठीक है? तो गांधी जी से पूछते फ्रीडम कैसे मिलेगी, गांधी जी बोले चरखा चलाओ. लोग कंफ्यूज है, ये चरखा से कैसे फ्रीडम मिलेगा? मिला ना लेकिन लास्ट में. तो हमें कभी कभी समझ नहीं आता एक फिलोसोफर बोल क्या रहा है. तो ये भाई साहब से जब पूछा गया कि सर आप बताओ कि फ्रीडम कैसे मिलेगा, इन्होंने कहा योग करो, योग करोगे अपने आप फ्रीडम मिल जाएगा. लोग कंफ्यूज है, फिर से क्या बात कर रहे हैं, है ना? मैं घर पे योग करूं इससे फ्रीडम स्ट्रगल, इलॉजिकल. इनका कहना है फ्रीडम का मीनिंग क्या है. फ्रीडम को वो सिर्फ पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं देख रहे हैं. सर्टेनली पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए हमें, पर वो भी आने के लिए सबसे मेन बात है आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसमें फ्रीडम का आना. इनर फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर. जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कराते हो, इसे की बस सोचने से नॉलेज नहीं मिलता है. इनका कहना है कि देखो जो वो अल्टीमेट रियलिटी की बात है या कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बात, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आने वाला या सोचने से नहीं आने वाला. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू रियलाइज इट. इस बारे में सोचो. आपने बुक में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी आज तक, कहीं किसी मूवी में देखी होगी, कहीं से भी सीखी होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपने प्रॉपर एक्सपीरियंस करके रियलाइज की. यस, आपने किया, अच्छा अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ तो धोखा हो रहा था. ठीक है, वो जो रियलाइजेशन है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो बुकिश नॉलेज से या कोई भी सोर्स से जो नॉलेज आ रहा है? वो जो अंडरस्टैंडिंग है. जैसे मैं यहाँ पे अगर कम्युनलिज्म पढ़ाता हूँ कि राइट्स क्यों होते हैं, दंगे कैसे होते हैं, क्या नहीं, 10 चीजें हो गई. जिसने खुद राइट्स एक्सपीरियंस करे हैं, उसके घर में कुछ हुआ है, उसके मोहल्ले में कुछ हुआ है, उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो फर्क होगा. ठीक है. तो इवन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर, both used to talk about removal or abolition of untouchability. सबको प्रॉब्लम है कि ये अनटचेबिलिटी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? बट यू सी द डिफरेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स और देयर एक्शंस. कौन ज्यादा एग्रेसिव दिखता है और कौन पैसिव दिखता है उस चीज पर काम करने में? अंबेडकर सीम्स वेरी एग्रेसिव और गांधी जी इतने भी एग्रेसिव नहीं लगते. ही इज ऑल्सो वर्किंग बट ही इज लाइक हाँ ठीक है, करते हैं करते करते हैं. उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं आता वो काम, दूसरे बहुत सारे काम. ठीक है. एंड अंबेडकर इज वेरी एग्रेसिव. क्यों? खुद वो पेन एक्सपीरियंस किया है. अनटचेबल होने का मतलब क्या होता है? तो इनका कहना है ये जो कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, इसको आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा. किसी के बताने से, सुनने से कुछ नहीं होने वाला. एंड एवरी इंडिविजुअल विल हैव टू एक्सपीरियंस इट. व्हेन यू डू दैट थिंग, अब आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी. जब कॉन्शियसनेस राइज होगी तो आपके एक्शंस भी सही होंगे. आपको ब्रिटिशों से फ्रीडम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी ना, हर कोई फ्री हो ही जाएगा अपने आप. अब ये ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे गांधी जी ने कहा कि आप तब तक स्लेव बने रहते हो जब तक आपको समझ नहीं आता कि आप स्लेव हो. आपको जब तक फील नहीं होता कि आप स्लेव हो. जैसे ही पता चल गया आप रिवोल्ट कर दोगे. यस, एनी कॉन्ट्राडिक्शन या सही लग रहा है ये बात? सही है. जैसे एग्जाम्पल दो कोई. हाँ, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज वर्स. ठीक है, गुड. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि दिस इज माय फेट, कि मैं गरीब हूं. आपको ये नहीं पता कि आप गरीब क्यों हो, बट आपने मान लिया. या फिर आप स्लेव हो. जैसे ब्लैक लोगों के लिए अलग लाइन लगती थी, वाइट लोगों की अलग लाइन लगती थी. तो लोगों को पता ही नहीं ना कि ये उनके साथ किया गया है, या फिर वो स्लेव मेंटेलिटी के बन चुके हैं. दे आर स्टिल गोइंग विद दैट पाथ. ये कहेंगे कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस राइज कर गई, आपको रियलाइज हो गया कि ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ,
ये तो स्लेव बना दिया इन्होंने मुझे, आप नहीं सहोगे। ठीक है, हो सकता है फाइट करते करते मर जाओगे, बट आप सह नहीं पाओगे उस मोमेंट के बाद। जब तक वो कॉन्शियसनेस राइज नहीं हुई आप तब तक सहते रहोगे। ठीक है, ये हर कॉन्टेक्स्ट में आती है ये बात। तो ही इज टॉकिंग अबाउट spiritual evolution of individuals as well as nation as well as the entire world। इसकी औरोबिंदो बात कर रहे हैं।